अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन का जवाब देने वाले हैं जो बच्चों के दिमाग में अक्सर आती है। तो बेटा, अक्सर बच्चों के दिमाग में ये मिसकंसेप्शन होता है कि सर, रोलिंग इज पॉसिबल ओनली इफ अ सरफेस हैज फ्रिक्शन। अगर मैं इसी सवाल को दूसरे अंदाज से बयान करूं बेटा, तो अक्सर बच्चों को लगता है कि रोलिंग सिर्फ तब पॉसिबल होती है जब सरफेस में फ्रिक्शन होगा। अगर सरफेस में फ्रिक्शन नहीं है तो रोलिंग नहीं हो सकती। यह अक्सर बच्चों को दिमाग में मिसकंसेप्शन होता है। इस मिसकंसेप्शन को हम आज दूर करने की कोशिश करेंगे बेटा। सवाल यह है कि क्या फ्रिक्शन लेस सरफेस पे बॉडी रोल कर सकती है, यह सवाल है। ठीक, तो लेट मी टेल यू द आंसर। द आंसर इज यस, अ बिग यस। अ बॉडी कैन रोल ऑन अ सरफेस विच इज फ्रिक्शनलेस। अगर आप जानना चाहते हैं कैसे, तो आपको बेटा प्लीज मेरी तरफ ध्यान से देखना पड़ेगा। मैं वीडियो पे पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि हाउ। लेट्स स्टार्ट। ओके, मैं एक डिस्क लेता हूं यहां। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ डिस्क। दिस डिस्क इज रेस्टिंग, फिलहाल के लिए इट इज रेस्टिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, एंड दिस हॉरिजॉन्टल सरफेस वी आर एज्यूमिंग दैट इट इज फ्रिक्शनलेस। क्योंकि आपका सवाल यही था ना कि फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रोलिंग पॉसिबल है या नहीं है, तो मैं सरफेस क्या लूंगा? सीधी सी बात है, फ्रिक्शनलेस सरफेस लूंगा ना बेटे। तो मैंने एक फ्रिक्शनलेस सरफेस लिया, इस पे मैंने एक डिस्क रखा जो फिलहाल के लिए रेस्टिंग है, इट इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। अब मुझे देखना है कि ये डिस्क रोल करेगी या नहीं करेगी। ठीक है, तो बेटा अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में देखना है कोई चीज रोल करेगी या नहीं करेगी, आप स्ट्रेट अवे जाओगे इस पॉइंट पे, स्ट्रेट अवे। द आंसर लाइज इन दिस पॉइंट। दिस पॉइंट विल गिव यू द आंसर। दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। आप डायरेक्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे जाओगे। योर होल एनालिसिस विल बी बेस्ड ऑन दिस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, क्योंकि रोलिंग के आंसर्स पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट देता है। तो हमें ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को अच्छे से एनालाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो this point is called as the point of contact. Why it is called as the point of contact? Because यही वो point है जहां डिस्क और सरफेस एक दूसरे को टच कर रहे हैं। One point. Okay. Now, what I am going to do is, मैं एक सेंटर ऑफ द डिस्क पे मैंने एक फोर्स लगाया F, और जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे भी मैंने फोर्स लगाया बेटा F। ठीक है, तो ये मैंने एक सिचुएशन बनाया। मैंने 3 पॉइंट्स बनाए। एक पॉइंट का नाम हमने रखा P, P को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। दूसरे का नाम रखा हमने C, C को बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। और तीसरे का रखा हमने नाम T, T को बोलते हैं टॉप मोस्ट पॉइंट। और मैंने क्या किया बेटा, मैंने सेंटर पे भी फोर्स लगाया, टॉप मोस्ट पॉइंट पे भी फोर्स लगाया। अब मैं देखना चाहता हूं कि क्या होगा। देखो बेटा, एक बात याद रखो, अगर आपको पता करना है कि एक बॉडी रोल करेगी या नहीं करेगी, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपका आंसर है। अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, फिर से सुनो, 3 चीजें बताऊंगा बेटे, 3 चीजें। अगर सरफेस रेस्ट पे है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी रेस्ट पे होना चाहिए, तब रोलिंग होगी। अगर सरफेस किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, सेंटर ऑफ मास भी उसी वेलोसिटी से मूव करना चाहिए, तब भी रोलिंग पॉसिबल है। अगर सरफेस किसी एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में भी वही एक्सेलरेशन होना चाहिए, तब भी बॉडी रोल करेगी। तो रोलिंग के लिए बेटा कंडीशन क्या है? रोलिंग के लिए साफ कंडीशन यह है, द वेलोसिटी और द एक्सेलरेशन ऑफ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट शुड बी सेम एज दैट ऑफ द सरफेस ऑन विच इट इज रेस्टिंग। सो सिंपल। अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सरफेस के साथ चलता है तो रोलिंग है। हाँ, अब आप बोलोगे सर, अगर सरफेस रेस्ट पे है तो, अगर सरफेस रेस्ट पे है तो मैं बोलूंगा ठीक है, अगर सरफेस रेस्ट पे है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी रेस्ट पे होना चाहिए। इसको हम रोलिंग कहते हैं। ठीक है, ओके। नाउ आई हैव टू सी, जो केस हमने बनाया, हमारे केस में जो सरफेस है वो रेस्ट पे है, तो हमारे जो सरफेस का एक्सेलरेशन है वो क्या है? 0। इसका मतलब हमारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का भी एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए। अगर हमारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का एक्सेलरेशन 0 आया तो रोलिंग हो गई, अगर नहीं आया तो नहीं हो गई। सो सिंपल। तो लेट अस स्ट्रेट अवे गो टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है बेटा, अब
तो अब मुझे क्या करना है, मुझे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का एक्सेलरेशन निकालना है। अब यहां पर आप मुझे एक सवाल पूछ सकते हैं, सवाल यह है कि सर हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का एक्सेलरेशन कैसे निकालें? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे तो कोई फोर्स ही नहीं लग रहा। मतलब एक्सटर्नल फोर्सेस की जब हम बात करते हैं, एक एक्सटर्नल फोर्स टॉप मोस्ट पॉइंट पे लगता है, एक एक्सटर्नल फोर्स सेंटर ऑफ मास पे लगता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे कोई फोर्स लगता ही नहीं है। तो हाउ कैन वी कैलकुलेट द acceleration of the point of contact if the external forces are not acting on the point of contact? A very good question. अगर आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आया मतलब आप बहुत खतरनाक बच्चे हो। फिर देखो बेटा, इसके लिए हमें न्यूटन बाबा ने कहा है, देखो हमें न्यूटन बाबा ने कहा है कि भैया देखो घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। एक मोशन होता है जिसको बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है। ट्रांसलेटरी मोशन, अगर आपको ट्रांसलेटरी मोशन में सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन पता है, फिर से बोलता हूं बेटा, इन ट्रांसलेटरी मोशन इफ यू नो द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, you know the acceleration of every other point, whether the forces are acting on that point or not. ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है कि ट्रांसलेटरी मोशन डिस्कस जब करेंगे, अगर आपको सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन पता है तो आपको हर किसी पॉइंट का एक्सेलरेशन पता है। जो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होता है वही बॉडी के हर किसी पॉइंट का एक्सेलरेशन होता है। तो यहां पर मैं वही रूल अप्लाई करूंगा, I will find the acceleration of the center of mass. जो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होगा वही टॉप मोस्ट पॉइंट का भी एक्सेलरेशन होगा, वही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का भी एक्सेलरेशन होगा। सही बात है। तो ट्रांसलेटरी मोशन किस इक्वेशन से हम डिस्कस करते हैं? पूरा ट्रांसलेटरी मोशन एक इक्वेशन, F net इज इक्वल टू MACM, न्यूटन सेकंड लॉ, सिंपल न्यूटन सेकंड लॉ। The net force acting on a body is the mass times the acceleration produced in the body. यही इक्वेशन में यहां अप्लाई करूंगा। Okay. How much is the net force acting on the body? Will you say F or will you say F plus F? The answer is F plus F. यहां पर एक और क्वेश्चन आप पूछ सकते हो कि सर सेंटर ऑफ मास पे तो सिर्फ F लग रहा है ना, आप क्यों सेंटर ऑफ मास पे बोल रहे हो फोर्सेस F प्लस F? बेटे देखो, अगर आपको सेंटर ऑफ मास का डेफिनेशन पता है, व्हाट इज सेंटर ऑफ मास? इट इज दैट पॉइंट इन अ बॉडी वेयर वी एज्यूम ऑल द फोर्सेस आर एक्टिंग। मतलब इस बॉडी पे जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, मैं ऐसा मान सकता हूं कि ये सारे फोर्सेस सेंटर ऑफ मास पे लग रहे हैं। यही तो सेंटर ऑफ मास का डेफिनेशन है, इसीलिए तो हम सेंटर ऑफ मास को बेटा डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो क्या लिखूंगा मैं यहां पर? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ट्रांसलेटरी मोशन हम डिस्कस कर रहे हैं, acceleration of center of mass is net force acting on the body divided by mass of the body. How much is the net force acting on the body? F plus F, ये आएगा बेटा 2F divided by how much is the mass of the body? M. तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आया 2F by M। किस डायरेक्शन में? दिस डायरेक्शन में फोर्सेस हैं, अगर फोर्सेस फॉरवर्ड है तो एक्सेलरेशन भी फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड को हम लिखते हैं I। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर ये सेंटर ऑफ मास का ट्रांसलेटरी एक्सेलरेशन है तो टॉप मोस्ट पॉइंट का ट्रांसलेटरी एक्सेलरेशन कितना होगा? 2F by M। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का ट्रांसलेटरी एक्सेलरेशन कितना होगा? 2F by M। हर किसी पॉइंट का ट्रांसलेटरी एक्सेलरेशन कितना होगा? 2F by M। ये इंपॉर्टेंट चीज है। So if I find the translatory acceleration of center of mass, I find the acceleration of every other point of the body. यही तो इस इक्वेशन का यूज है न्यूटन सेकंड लॉ का। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। नाउ दिस इज ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है बेटा। अब आप मुझे सवाल पूछ सकते हो कि सर हाउ डू यू नो कि बॉडी ट्रांसलेट्स? देखो बेटा, हमेशा याद रखो, जब भी किसी बॉडी पे फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं ना, तो कभी भी बायस्ड मत रहो। हमेशा ये एज्यूम करो कि इस बॉडी में ट्रांसलेशन भी होगा, इस बॉडी में रोटेशन भी होगा, इस बॉडी में दोनों भी हो सकते हैं। मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। देखो बेटा, मेरा हाथ देखो आप, दिस इज माय हैंड,
I will apply a force on my hand like this at the center of my hand and I will pull my hand. जब मैं अपने हैंड को पुल कर रहा हूं, देखो बॉडी में क्या हो रहा है, बॉडी में ट्रांसलेशन हो रहा है, ओनली ट्रांसलेशन. तो इस केस में फोर्स प्रोड्यूसेस ओनली ट्रांसलेशन. अब फिर से देखो, दिस इज माई हैंड, आई विल अप्लाई फोर्स हियर एट द टॉप मोस्ट पॉइंट. देखो आई विल होल्ड माई हैंड स्टिल. ठीक, देखो दिस अ फोर्स. If I hold my hand still, I will apply force here at the topmost point. What will happen? The body will rotate. The body will rotate. आपने दो चीजें देखी, फोर्स ने बॉडी में ट्रांसलेशन भी लाया, फोर्स ने बॉडी में रोटेशन भी लाया. और अगर मैं अपने हाथ को थोड़ा सा खुला छोड़ दूं, फिर इस टॉप मोस्ट पॉइंट को खींचूं आगे की ओर, देखो क्या होगा. देखो बेटा, देखो क्या हो रहा है, ट्रांसलेशन भी हो रहा है और साथ में रोटेशन भी हो रहा है. तो जनरल इफेक्ट फोर्स का यही होता है. जब एक बॉडी पे आप फोर्स लगाते हो, जनरली बॉडी में ट्रांसलेशन भी होता है, रोटेशन भी होता है. तो इस पे हम अलग वीडियो बना सकते हैं कि कब सिर्फ ट्रांसलेशन होगा, कब सिर्फ रोटेशन होगा, कब दोनों होंगे. इस पे अलग वीडियो बनाएंगे, वो 1 घंटे की वीडियो हम बना सकते हैं, डिफरेंट केसेस अगर हम डिस्कस करें. यहां पर हमारे पास इतना टाइम नहीं है बेटा, तो मैं यहां एज्यूम कर रहा हूं कि जो ये फोर्सेस लग रहे हैं इस डिस्क पे, ये फोर्सेस की वजह से इस डिस्क में ट्रांसलेशन भी आएगा, रोटेशन भी आएगा. मैं एज्यूम कर रहा हूं, बाद में देखते हैं वेदर माय अजम्पशन इज राइट और रॉन्ग. ठीक, क्वेश्चन को नहीं भूलना है. क्वेश्चन ये है कि वेदर दिस बॉडी विल रोल ऑन द फ्रिक्शनलेस सरफेस. इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए मुझे पहले ट्रांसलेटरी मोशन अलग से डिस्कस करना पड़ा. मैंने सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकाला, वो मुझे मिला बेटा 2F/mi. अब अगर मैं लिखूं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का एक्सेलरेशन AP, वो भी होगा बेटा 2F/m × I. ये है हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट. तो बेटा बहुत सारे बच्चे यहां पर ही रुक जाते हैं. वो बोलते हैं सर आपने बोला था कि रोलिंग तब पॉसिबल है जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का एक्सेलरेशन हमारे केस में 0 होगा, लेकिन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का एक्सेलरेशन क्या आया, 2F/m × I, विच इज क्लियरली नॉट 0. दैट मीन्स द बॉडी विल नॉट रोल. गलत. क्योंकि अभी आपने आधा ही सवाल किया बेटा, अभी आपने सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन का एनालिसिस किया, अभी आपने रोटेटरी मोशन का एनालिसिस ही नहीं किया. अभी आपने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का सिर्फ ट्रांसलेटरी पार्ट ऑफ द एक्सेलरेशन लिखा. अभी तो दिल्ली बहुत दूर है, अभी हमें इसका एक और एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द डिस्क, इफ देयर इज रोटेशन. वो मैं अभी बताता हूं. तो फिलहाल के लिए बेटा मुझे लगता है कि ये आपको याद रखना पड़ेगा. ठीक है, अब मैं इसको रब करता हूं और हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं. ठीक है बेटी. Eraser, I don't know how to do this. I am sorry. I don't know how to erase this. ये हो गया. देखो बेटा, now let us go to the rotation of the disk. जो मैं यहां मिटा रहा हूं ना, इसको भूलना नहीं है. ठीक है, now let us go to the rotation of the disk. Okay, रोटेटरी मोशन देखेंगे होगी कि नहीं होगी. विल बी वेरी प्रैक्टिकल. रोटेशनल मोशन. देखो बेटा, एक बॉडी में रोटेशन तब आता है जब इस बॉडी पे एक टॉर्क क्रिएट होता है. इफ देयर इज अ टॉर्क ऑन द बॉडी अबाउट द सेंटर ऑफ मास, दिस विल रोटेट. इफ देयर इज नॉट अ टॉर्क about the center of mass, the body will not rotate. तो पहले हमें देखना पड़ेगा क्या इस बॉडी पे about the center of mass कोई टॉर्क बनेगा या नहीं बनेगा. ठीक है, तो उसके लिए मुझे दोनों फोर्सेस को एनालाइज करना पड़ेगा. देखो बेटा, this force is passing through the center of mass. ये वाला फोर्स डायरेक्ट सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, और अगर फोर्स डायरेक्ट सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है बेटा, आपको पता होना चाहिए ये कोई भी टॉर्क जनरेट नहीं कर पाएगा. इफ अ फोर्स passes through the axis, it does not generate any torque. तो दिस
force passes through the center of mass, it will not generate any torque. ये खत्म, ये टॉर्क बनाएगा नहीं. अब ये वाला फोर्स देखते हैं बेटा. We want to find the torque about the center of mass. Is this force passing through the center of mass? The answer is no. ये फोर्स सेंटर ऑफ मास से दूर लग रहा है ना. तो जब एक फोर्स सेंटर ऑफ मास से दूर लगेगा तो टॉर्क बनने के चांसेस अच्छे खासे हो गए. अच्छा, अब हम देखेंगे ये फोर्स सेंटर ऑफ मास से कितना दूर लगा. शाबाश, आर. और वो आर एफ को क्या है, परपेंडिकुलर. तो मतलब टॉर्क बन गया. यही तो हमें चाहिए था. दैट मीन्स द टॉर्क अबाउट द सेंटर ऑफ मास इज नॉट जीरो. दिस फोर्स क्रिएट्स अ टॉर्क अबाउट द सेंटर ऑफ मास एंड दैट टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ. दैट टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ. तो अब आप देख रहे हो बेटा कि इस डिस्क पे एक टॉर्क क्रिएट हुआ है और वो टॉर्क किसके बराबर है, आर एफ, जो जीरो नहीं है, नॉन जीरो टॉर्क है. तो इसका मतलब ये डिस्क जो है ये, शाबाश, वेरी गुड, रोटेट भी करेगा. तो मतलब दिल्ली बहुत दूर है, ये डिस्क रोटेट भी करेगा बिकॉज इस पे टॉर्क लग रहा है अबाउट द सेंटर ऑफ मास. अब अगर ये रोटेट करेगा तो इसमें कौन सी एक्सेलरेशन आएगी बेटे, अल्फा. अल्फा को क्या बोलते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन. ट्रांसलेशन की वजह से हमने देखा था ट्रांसलेटरी एक्सेलरेशन. रोटेशन की वजह से हम देखेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन. कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे हम, हमें क्या ऐसे, टॉर्क अबाउट द सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू आई अल्फा. ये इक्वेशन आपने देखा होगा. अगर देखा अच्छी बात है, नहीं देखा है तो देख लो. टॉर्क अबाउट द सेंटर ऑफ मास आई अल्फा होता है. इसका मतलब हुआ बेटा अगर मुझे अल्फा निकालना है, कैसे निकालेंगे, टॉर्क अबाउट द सेंटर ऑफ मास डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी. दैट मींस द टॉर्क अबाउट द सेंटर ऑफ मास इज आर एफ. निकाल चुके हैं यहां पे. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी इज एम आर स्क्वायर बाई 2. अब बोलोगे सर बाई 2 तो उधर कहां से लिखा. अरे भाई जब यहां डिवाइड करोगे ऊपर मल्टीपल होगा ना. अब यहां पर एक और क्वेश्चन है, सर आपने डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा एम आर स्क्वायर बाई 2. क्यों एम आर स्क्वायर बाई 2? अरे बेटा क्योंकि डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास कितना होता है, एम आर स्क्वायर बाई 2. अब आप एक और सवाल पूछोगे, सर बाकी पॉइंट्स भी तो है, आपने क्यों मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो लिखा जो अबाउट द सेंटर ऑफ मास है. आपने क्यों नहीं मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा अबाउट पॉइंट पी. आपने क्यों नहीं मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा अबाउट पॉइंट टी. आपने क्यों मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा अबाउट पॉइंट सी, सेंटर ऑफ मास. द आंसर इज क्योंकि मैंने बेटा टॉर्क भी तो निकाला था अबाउट द सेंटर ऑफ मास. अगर आप टॉर्क अबाउट द सेंटर ऑफ मास लिख रहे हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी अबाउट द सेंटर ऑफ मास लिखना पड़ेगा, तभी इक्वेशन आंसर देगी ना बेटा. तो कितना आया हमें एंगुलर एक्सेलरेशन, 2rf बाई एम आर स्क्वायर. आर और ये आर कैंसिल हो गया, हमें मिला अल्फा इज इक्वल टू 2f बाई एम आर. दिस इज द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द डिस्क. व्हाट डू यू मीन बाय दैट एंगुलर एक्सेलरेशन, आई विल टेल यू. थोड़ा सा इसको थोड़ा सा फील करेंगे. एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, देखो बेटा अगर ये डिस्क है, इस डिस्क पे मैंने टॉप मोस्ट पॉइंट पे फोर्स लगाया था F, सेंटर ऑफ मास पे भी मैंने फोर्स लगाया था F. फॉरगेट अबाउट द ट्रांसलेशन, फोकस ऑन द रोटेशन ओनली. इफ दिस डिस्क इज रोटेटिंग विद एन एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, मतलब ये डिस्क घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है. किस एंगुलर एक्सेलरेशन से, अल्फा. अल्फा कितना है, 2f बाई एम आर. खत्म. अब देखो बेटा मेरा ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. अगर डिस्क घूम रहा है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी घूम रहा है. अगर डिस्क घूम रहा है विद एन एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ अल्फा तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी घूम रहा है विद एन एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा. बहुत बढ़िया. बट now comes the important point. If the disk is rotating with an angular acceleration of alpha, point P is also rotating with an angular acceleration of alpha. अब रोटेशन की वजह से इसमें एक
बैकवर्ड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा ना। ये तो पता होना चाहिए आपको। ऐसा थोड़ी है कि अगर कोई चीज घूम रही है उसमें सिर्फ एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, वो तो पूरी बॉडी में एंगुलर एक्सेलरेशन है ना। बट डिफरेंट पॉइंट्स हैव डिफरेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशंस आल्सो बिकॉज ऑफ दिस अल्फा। तो वो कैसे हम निकालेंगे? हम ऐसे निकालेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब ये एक्सेलरेशन कौन सी एक्सेलरेशन है? ये टेंजेंशियल है, मगर इसको मैं नाम रखूंगा डैश, क्योंकि एपी मैंने ट्रांसलेटरी में रखा था, रोटेटरी में एपी डैश रखेंगे। So what is AP dash? It is the translatory acceleration of the point P, not translatory. It is the tangential acceleration of point P because of the rotation of the disk. बेटा यहां ख्याल रखना है, वो AP अलग था, ये AP dash अलग है। वो AP क्या था? वो acceleration of point of contact था due to the translation। ये एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द डिस्क। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द डिस्क। तो कितना आएगा ये बेटा? देखते हैं। आपने पढ़ा होगा इक्वेशन A इज इक्वल टू अल्फा आर, वो यही है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बिकॉज ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू अल्फा आर। तो मैं लिखूंगा एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज इक्वल टू अल्फा आर, मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास, वो आर है, तो लिखेंगे अल्फा आर। तो यहां पर हमें क्या मिला? एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एपी डैश इज इक्वल टू, शाबाश, अल्फा कितना है? अल्फा ये है ना बेटा 2f बाई एम आर मल्टीप्लाई बाय होगा आर, आर आर कैंसिल, तो एपी डैश हमें कितना मिला? 2f बाई एम। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का रोटेशन की वजह से कितना? 2f बाई एम। किस डायरेक्शन में? बैकवर्ड। बैकवर्ड है तो माइनस आई लिखना पड़ेगा। हमारा क्वेश्चन लगभग कंप्लीट हो गया। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में अब दो एक्सेलरेशन है, एक तो ट्रांसलेशन की वजह से, एक तो रोटेशन की वजह से। ट्रांसलेटरी एक्सेलरेशन जो आया था वो भी आया था बेटा 2f बाई एम इंटू आई। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बिकॉज ऑफ द रोटेशन कितना आया बेटा? -2f बाई एम इंटू आई। तो हमने अभी तक क्या किया? हमने ट्रांसलेशन को अलग स्टडी किया, रोटेशन को अलग स्टडी किया। अब हम इनको मिलाते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। ठीक है बेटा, इफ आई वांट टू कंबाइन द टू, दैट मींस आई वांट टू फाइंड द नेट एक्सेलरेशन ऑफ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, देखते हैं बेटा क्या होगा। बस 5 मिनट और 5 मिनट और। आई अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम। ऑनलाइन पढ़ाना इसको काफी मुश्किल है, इसलिए ऐसी प्रॉब्लम्स आप जनरली देखोगे नहीं ऑनलाइन। ठीक है, तो ये हमारा डिस्क था, देखो बेटा ये हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था। अब हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में कितनी एक्सेलरेशंस मिली? एक तो इसका ट्रांसलेटरी कंपोनेंट हमें मिला AP, दूसरा हमें टेंजेंशियल कंपोनेंट मिला बैकवर्ड AP डैश बिकॉज ऑफ द रोटेशन। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का नेट एक्सेलरेशन क्या है? द नेट एक्सेलरेशन ऑफ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज AP वेक्टर प्लस AP dash vector. Net acceleration is a vector. Whenever you want to find the net, you do vector addition. ठीक है बेटा? तो acceleration of point of contact कितना आया? AP. What is AP? F by 2m I cap. Translatory part. What is AP dash? Minus F by 2m I. अभी निकाल के दिया था। तो एक्सेलरेशन क्या आता है? देखो सेम है, माइनस हो रहे हैं, 0। अब आप मुझे यहां पर सवाल पूछ सकते हैं, सर आपने तो बोला था नेट एक्सेलरेशन करने के लिए हमें वेक्टर एडिशन करना पड़ता है, यहां तो माइनस किया। अरे भाई हम वेक्टर एडिशन ही कर रहे हैं, ये माइनस डायरेक्शन की वजह से हो गया ना। दिस माइनस डज नॉट मीन वी आर डूइंग वेक्टर सब्ट्रैक्शन, दिस माइनस कम्स बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन। तो मैं क्या करूं इसमें? तो अब व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट? 0। हमने सरफेस को भी क्या माना था? रेस्ट पे। तो एक्सेलरेशन ऑफ सरफेस भी क्या? 0, मतलब मैच हो गया। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी रेस्ट पे, सरफेस भी रेस्ट पे, और
दो ब्यूटीफुल फोर्सेस भी हमने बनाए थे, एफ और एफ। वाह वाह, तो ये तो हो गई बात। क्या कहीं पर आपने फ्रिक्शन देखा? नहीं। क्या फिर भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रेस्ट पे रहा रिलेटिव टू द सरफेस? यस। क्या रोलिंग हुई? यस। क्या फ्रिक्शन लगी? नो। तो इन दिस केस वी हैव मेड अ बॉडी रोल विदाउट यूजिंग फ्रिक्शन। तो जो आपका क्वेश्चन होता है, इज फ्रिक्शन पॉसिबल विदाउट, सॉरी, इज रोलिंग पॉसिबल विदाउट फ्रिक्शन? द आंसर इज यस। ये तो मैंने एक केस दिया, ऐसे ही बहुत सारे केसेस हैं जो हम क्रिएट कर सकते हैं जिसमें बॉडी एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे भी रोल कर सकता है। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। अगर आपको बुरा लगा, फिर भी थैंक यू सो मच देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।